नमस्कार, मैं हूं श्रेया गुलदीवकर और आप देख रहे हैं सिटी फोकस। वर्तमान प्रौद्योगिकी युग में मनुष्य स्मार्ट वस्तुओं पर भरोसा करता है। हैकर के साथ ऐसा नहीं है। ब्लूटूथ कनेक्टिंग उपकरण भी नहीं गिराया जाता है। वायरलेस ज्ञान का उपयोग हाथ मुक्त तकनीक से वयस्कों के लिए व्यापक रूप से जाता है। साइबर अपराधियों ने अपना मोर्चा बढ़ाया। वे ब्लूबॉगिंग के नाम पर धोखा दे रहा है। हाल ही में ईयरफोन और डिजिटल कलाई घड़ी की उपलब्धता के साथ ब्लूटूथ का उपयोग काफी बढ़ गया है। साइबर अपराधी इसे अपना हथियार बना रहे हैं। ब्लूटूथ सक्षम फोन को निशाना बनाया जा रहा है। ब्लूबॉगिंग के नाम से जाने जाने वाली यह हैकिंग बढ़ रही है। साइबर क्राइम पुलिस ने सतर्क रहने की चेतावनी दी है और उन्होंने कहा दूसरे राज्यों में मामले दर्ज हो रहे हैं। आमतौर पर मैसेज के जरिए लिंक और सॉफ्टवेयर जोड़कर फोन हैक किया जाता है। ब्लूबॉगिंग पद्धति में ब्लूटूथ वाले फोन लक्षित होते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर होने पर वे ब्लूटूथ के माध्यम से अनुरोध भेजकर 10 मीटर के दायरे में ब्लूटूथ सक्षम फोन से जुड़े रहेंगे। वे अपने ब्लूटूथ नाम को फोन के कंपनी नाम और अन्य लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अन्य गैजेट्स में बदलते हैं और कनेक्ट करने के लिए अनुरोध भेजते हैं। एक बार हम जोड़ ले, यह हमारा है, बस कुछ प्रकार के मालवेयर बिना कोई संदेश प्राप्त किए हमारे फोन पर गुप्त रूप से भेजे जाते हैं। फोन पर पूरा नियंत्रण रखें। मालवेयर भेजकर ये कॉन्टैक्ट, फोटो और अन्य जरूरी जानकारियों चुरा लेते हैं और धमकियों का सहारा लेते हैं। विदेशों में इन अनैतिक तरीकों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इस ब्लूटूथ लंबी पैदल यात्रा से खुद को बचाने के लिए जब तक सार्वजनिक संस्थानों पर आवश्यक न हो, ब्लूटूथ बंद कर दें। अपरिचित उपकरणों और अजनबियों को ब्लूटूथ के माध्यम से भेजे गए युग्मन अनुरोधों का जवाब नहीं देना चाहिए। यदि आवश्यक न हो तो आपको उस समय तक कनेक्टेड ब्लूटूथ डिवाइस से अनपेयर करना चाहिए। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक क्षेत्रों में मुफ्त वाईफाई का उपयोग न करें। पुलिस का कहना है कि आपको डेटा का उतार चढ़ाव पर नजर रखनी चाहिए। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए VPN का उपयोग करें। साइबर अपराधी हमेशा नए रास्ते तलाशते रहते हैं। ब्लूटूथ के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि के संदर्भ में अपराधी इसे एक अवसर के रूप में ले रहे हैं और ब्लूबॉगिंग कर रहे हैं। हालांकि हमने ऐसे मामले दर्ज नहीं किए हैं, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। साइबर अपराध से बचने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आपके सामने ऐसे मामले आते हैं तो उन्हें बताएं। सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आक्रामकता बढ़ा दी है और इससे कई प्रमुख एक एक करके बाहर आ गए हैं और हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी राजनीतिक रूप से उग्र है। हालांकि सिसोदिया 4 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाले के मामले में 5 दिन सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। सीबीआई ने उन्हें रविवार को गिरफ्तार किया और सोमवार को अदालत में पेश किया। उन्हें 5 दिन की हिरासत देने की मांग की गई। सकारात्मक रूप से जवाब देते हुए अदालत ने 4 मार्च तक रिमांड को मंजूरी दे दी है और इससे पहले मनीष की ओर से एक वकील, जिन्होंने अदालत में दलीलें सुनी थी, उन्होंने कहा इस मामले में मंत्री की कोई भूमिका नहीं थी। दूसरी ओर सीबीआई की ओर से वकील ने बताया है कि उत्पाद नीति के डिजाइन में व्यक्तिगत निर्णय किए गए हैं। हालांकि सीबीआई के वकील ने अदालत को मामले में एक गहन जांच के लिए मनीष सिसोदिया से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे 5 दिनों की हिरासत में सौंपने के लिए कहा था। मनीष वकील ने रिमांड के बारे में सीबीआई की अपील का विरोध किया।
अधिकारियों का कहना है। मंत्री ने फोन बदल दिया है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि इस मामले में कोई साजिश नहीं थी। यह कहते हुए कि दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर से सलाह लेने के बाद नई शराब की नीति लागू की गई थी। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुना। सिसोदिया को सीबीआई हिरासत में सौंप दिया गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रविवार को केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से पहले रविवार सुबह 11:12 बजे दिल्ली में सीबीआई कार्यक्रम में भाग लेने वाले मनीष को लगभग 8 घंटे के लिए अधिकारियों द्वारा पूछताछ की गई। उन्हें बाद में शाम को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने केरल आईएएस अधिकारी दिनेश अरोड़ा के साथ संबंधों पर भी नजर डाली है, जिसमें अन्य अभियुक्त भी शामिल हैं। उनके साथ बातचीत के विवरण ने संक्षेप में पूछताछ की है। हालांकि सीबीआई के मालिकों ने कहा, मंत्री ने जांच के दौरान सहयोग नहीं किया। उन्होंने कई सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं दिए। दिल्ली शराब कांड राज्य के साथ साथ देश की राजधानी है। कई लोगों को पहले ही सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। केजरीवाल सरकार पर 2021 से 2022 नई शराब नीति में कई जोड़-तोड़ का आरोप लगाया गया है। दिल्ली के मुख्य महासचिव ने कहा, आबकारी नीति को नीतिगत दोषों के साथ बनाया गया था, जिसमें नियमों का उल्लंघन भी शामिल था। कुछ लाभ के लिए निविदाओं को बदल दिया गया है। मनीष सिसोदिया का नाम, जो आबकारी विभाग के प्रभारी मंत्री है, उन्होंने भी उल्लेख किया। दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने पहले इस मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी को सिफारिश की है। सीबीआई ने कई नेताओं के साथ साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ भी मामला दायर किया है। आप सरकार ने इस उत्पाद शुल्क नई नीति को रद्द कर दिया है। विधानसभा चुनाव के लिए 9 महीने अब शेष है और इस बात की भी राय है कि वर्तमान जलवायु द्वारा प्री इलेक्शन पोल किए जाने की संभावना नहीं है। लेकिन राज्य के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने पहले ही चुनाव के उद्देश्य से ऑपरेशन शुरू कर दिया है। क्षेत्र स्तर पर घर बैठकें और विभिन्न गतिविधियां अब हो रही है। वे मतदाताओं को अपनी पार्टियों की ओर आकर्षित करने की एक कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना राज्य सत्तारूढ़ बीआरएस और मुख्य विपक्षी कांग्रेस नेताओं के साथ इस बार चुनाव युद्ध की तैयारी कर रही है। विधानसभा के बजट सत्रों के बाद सत्तारूढ़ पार्टी विधायक और नेता उद्घाटन समारोह के साथ निर्वाचन क्षेत्र को अधिक समय आवंटित कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी और स्ट्रीट कॉर्नर की बैठकें कांग्रेस और सड़क के कोने की बैठकों के नाम पर बढ़ रही है। सत्तारूढ़ बीआरएस एमएलए राज्य सरकार द्वारा मुख्य धारा के रूप में लागू किए गए विकास और कल्याण कार्यक्रमों का उपयोग करने की प्रक्रिया में व्यस्त है। मंत्री और विधायक, जो राज्य भर में निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित है, को मौके पर विकास कार्यक्रमों के लिए उद्घाटन किया जाता है। सम्मेलनों में सरकार योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। पार्टी के नेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाएं जनता के लिए ले जाएं। दूसरी ओर नेता पार्टी के मामले में समन्वय समिति की बैठकों को आयोजित करते हुए बूथ से जिला स्तर तक पार्टी कैडर को सक्रिय करने के कार्य में लगे हुए हैं। पिछले चुनाव के दौरान उन्होंने अपने वादों को किस हद तक पूरा किया? अभी तक लंबित चीजें क्या है? लोगों का मूड कैसा है? अगले चुनाव में गारंटी तैयार की जा रही है। युवा लोगों को आकर्षित करने की रणनीति के साथ राज्य में कई निर्वाचन क्षेत्रों में क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं। पार्टी के वर्चस्व ने आदेश दिया है, किसी भी विधायक को हैदराबाद नहीं आना है और निर्वाचन क्षेत्र में रहना है और लोगों के साथ शामिल होना है। बीआरएस राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री केटीआर जिलों का दौरा कर रहा है। केटीआर अगले 2 महीनों में राज्य के सभी जिलों का दौरा करने की योजना बना रहा है। बीआरएस अगले चुनाव को जीतकर एक हैट्रिक मारने पर जोर देता है।
मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी भी चुनाव के लक्ष्य के साथ सार्वजनिक रूप से जाने के कार्य के बारे में उत्साहित है। राज्य के नेतृत्व ने पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की निरंतरता के रूप में एआईसीसी के निमंत्रण पर इस महीने के 6 से शुरू होने वाले हट सेथ जोड़ो यात्रा का लाभ उठाने की उम्मीद की है। टीपीसीसी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पहले से ही यात्रा कर रहे हैं और इस अवसर पर बीआरएस और भाजपा के खिलाफ जो राज्य में सत्ता में आने की आवश्यकता को समझाने की कोशिश कर रहा है। सत्ता में स्थानीय विधायकों और नेता इस प्रभाव को बनाने के लिए चार्जशीट जांच कर रहे हैं, जहां उन्होंने यात्रा का संचालन किया है। बीआरएस सफलताओं पर राज्य स्तर पर पहले ही 5 चार्जशीट जारी किया जा चुका है। अधिक चार्जशीट बनाने के लिए एआईसीसी कार्यक्रमों का निष्पादन एलईटी माहेश्वर रेड्डी के नेतृत्व में है। दूसरी ओर टीपीसीसी की प्रमुख नेता भट्टी विक्रमार्का, उत्तम कुमार रेड्डी और कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी भी यात्रा के लिए योजना बना रहे हैं। केंद्र में बीजेपी सत्ता में एक राज्य में एक डबल इंजन के लिए लड़ रहा है। चुनाव प्रक्रिया में बीआरएस और कांग्रेस आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी के राज्य अध्यक्ष बंडी संजय, जिन्होंने पहले से सार्वजनिक संग्राम यात्रा के नाम पर 5 किश्तों को पूरा कर लिया है, एक और किस्त की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी की कॉर्नर बैठकों का आयोजन कर रही है। राज्य सरकार की विफलताएं और भाजपा के शासन के नाम पर इस घटना में जनता के सामने आने वाली प्रमुख समस्याएं हैं। केंद्र सरकार जनता के लिए योजनाओं और लाभों को लागू कर रही है। भाजपा के नेता जो इस महीने 10 से 28 तक राज्य में 119 विधानसभा क्षेत्रों में ऊर्जा केंद्रों के स्तर पर 11,000 स्ट्रेट कॉर्नर की बैठकों लक्षित कर रहे हैं। पहले 8,000 बैठकें पूरी कर चुके हैं, बाकी बैठकें भी पूरी हो गई है। और अगले महीने एक और कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया गया। बूथ 12 से 20 मार्च तक कार्यक्रम को बूथ अभियान के नाम से आयोजित करने के लिए गति प्राप्त कर रहा है। अमित शाह जैसे केंद्रीय मंत्रियों के साथ सुनील बंसल और केंद्रीय मंत्रियों जैसे नेता जनता में रहने की रणनीति के साथ जनता में बने रहने की रणनीति को लागू कर रहे हैं। इन 3 पार्टियों के अलावा एमआईएम, वामपंथी और वाईएसआरटीपी भी जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। टीएसआरटीसी घाटे से उबर रही है। आरटीसी नई जमीन तोड़ रही है। हम कई योजनाएं ला रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आरटीसी में अब सफर कर सके, और ये शब्द है मौजूदा आरटीसी नेताओं के। लेकिन हिसाब किताब कुछ अलग ही है। तेलंगाना आरटीसी ने 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान के आंकड़े को पार कर लिया है, और ताजा जुटाए गए आंकड़े साफ करते हैं कि पिछले साल दिसंबर तक नुकसान 10,762 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, और जनवरी को भी मिला दिया जाए तो कुल 11,000 करोड़ रुपए हो गया है। तेलंगाना बनने के बाद से ही संगठन घाटे में चल रहा है। 2 जून 2014 से जब राज्य का विभाजन हुआ था, 31 मार्च 2015 जब वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ, टीएसआरटीसी को 299.64 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। चूंकि यह राज्य के गठन का पहला वर्ष था, इसीलिए घाटा अस्थायी लग रहा था, लेकिन स्थिति में जरा भी सुधार नहीं हुआ। घाटा बढ़ना जारी है। इन 8 वर्षों में अकेले 2022 में कम नुकसान दर्ज किया गया। पिछले साल के अंत में डीजल उपकरण शुरू करना, 1 महीने के भीतर इसे संशोधित करना और इसे फिर से बढ़ाना, राजस्व बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न उपाय, लागत कम करना, वैकल्पिक आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना। नुकसान बहुत कम हो गया है। वित्त वर्ष 2022 के दिसंबर तक 473 करोड़ दर्ज किए गए। उल्लेखनीय है कि नुकसान के बीच यह सबसे अच्छा आंकड़ा है।
आरटीसी में वेतन संशोधन जो 2013 में होना था 2015 में हो गया। सरकार ने साथ ही 44% फिटमेंट का ऐलान किया जो मजदूरों की मांग से ज्यादा था। भारी वेतन वृद्धि से आरटीसी पर 850 करोड़ रुपए का नया बोझ आ गया है, लेकिन अधिकारियों ने अतिरिक्त आय बढ़ाने की दिशा में न्यूनतम कदम भी नहीं उठाए हैं। चूंकि सरकार ने भी पर्यवेक्षण की अनदेखी की, घाटे में अचानक वृद्धि हुई। अगले उस वित्तीय वर्ष में 1150 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। आरटीसी के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा घाटा है। संयुक्त आरटीसी में भी इतना नुकसान कभी नहीं हुआ। उस वेतन पुनर्निरीक्षण से संबंधित बकाया राशि का आधा भुगतान किया जाना बाकी है। बॉन्ड के रूप में देय 288 करोड़ रुपए की राशि यथावत बनी हुई है। इसका भुगतान करने से केवल घाटे का ढेर बढ़ेगा। दो 2019 में आरटीसी के इतिहास में सबसे बड़ी हड़ताल देखी गई। मजदूरों ने 52 दिनों तक बसों को फ्रीज किया। नतीजतन 2019 से 20 में 1002 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया गया। उसके तुरंत बाद कोविड महामारी के चलते 2 साल तक बसें ठीक से नहीं चली। इससे घाटा बेतहाशा बढ़ गया। हालांकि हाल के सुधारों के कारण 35 डिपो अब लाभदायक है। अन्य 20 डिपो ब्रेक इवन तक पहुंच गए हैं। अन्य डिपो में घाटा कम हुआ है। अगर यही स्थिति बनी रही तो अधिकारियों को उम्मीद है कि अप्रैल तक नया घाटा पूरी तरह काबू में आ जाएगा। लेकिन एक राय है कि स्थिति इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं है। कहा गया है कि डीजल सेस बढ़ने से ही घाटा कम होगा। फिर भी वैकल्पिक आय नहीं बढ़ी है। हाल ही में आरटीसी सरकार ने घाटे का आंकलन सामने रखा है। AIRTC, CCS और PF के बकाया पर एक रिपोर्ट दी गई है। लेकिन पिछले साल के बजट में सरकार ने आरटीसी के लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव किया था, लेकिन जब तक ताजा बजट पेश किया गया तब तक सिर्फ 600 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। नए बजट में और राशि मिलने की उम्मीद थी। उसी राशि का फिर से प्रस्ताव किया गया और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। हाल के कुछ फैसलों से हम आरटीसी के घाटे को बड़े पैमाने पर कम करने में सक्षम हुए हैं। हम इसे और कम करने के लिए कदम उठाएंगे। डीजल सेस और सेफ्टी सेस से कंपनी की आमदनी बढ़ी है और सरकार अपनी ओर से हर साल 1500 करोड़ रुपए दे रही है। हालांकि केंद्र से मिलने वाले फंड के रुक जाने से कुछ मुश्किलें खड़ी हो गई। अगर वे भी आते हैं तो आरटीसी को और मदद मिलेगी। आरटीसी के अध्यक्ष बाजीरेड्डी गोवर्धन ने कहा है कि राजस्व कुछ बढ़ सकता है क्योंकि बड़ी संख्या में नई बसें आ रही है। यह देखा जाना बाकी है कि अगले साल मुनाफे का पालन किया जाएगा या नहीं। अपराध रोकने और अपराधियों को सजा दिलाने में पुलिस स्टेशनों की एक अहम भूमिका होती है। जनता के लिए पुलिस कर्मी और स्टेशन जितने अधिक सुलभ हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि अपराध को नियंत्रित करना और शांति को सुरक्षा बनाए रखना अब आसान हो जाता है। राज्य सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है। राजधानी शहर के 3 आयुक्तालयों में नए पुलिस स्टेशन अब स्थापित किए गए हैं। पुलिस व्यवस्था की भूमिका समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने और शांतिपूर्ण वातावरण बनाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। न केवल महत्वपूर्ण परिस्थितियों में बल्कि आम लोगों के लिए भी हर दिन चैन की नींद सोना, इसके पीछे पुलिस का प्रयास है। अपराध को नियंत्रित करना, अपराधियों को दंडित करना और इसे दोबारा होने से रोकना। विशेष रूप से हमारी राजधानी हैदराबाद में, जिसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है, शांति और सुरक्षा बनाए रखना चाकू की धार जैसा है। इसके लिए आवश्यक स्टेशन और स्टाफ होना चाहिए। हालांकि शहर के 3 आयुक्तालयों में पहले से ही मजबूत पुलिस व्यवस्था है। राज्य सरकार ने इसे मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके लिए और नए पुलिस स्टेशनों की स्थापना की गई है। इनमें कानून और व्यवस्था और यातायात पुलिस स्टेशनों के साथ साथ महिला पुलिस स्टेशन भी है।
हैदराबाद कमिश्नरेट के तहत नवगठित मंडलों, जोनों और पुलिस स्टेशनों की सीमाएं उच्च अधिकारियों ने तय कर ली है। वहां से गतिविधियां संचालित करने की समुचित व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए भवनों की जांच की जा रही है। ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ के लिए सीमाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। मौजूदा बेगमपेट के साथ साथ 13 नई कानून व्यवस्थाएं, 5 नए महिला स्टेशन स्थापित किए गए हैं। सभी महिला पुलिस स्टेशनों में विशेष महिला सुरक्षा विंग जोन बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। अधिकारियों ने कहा, सभी 8 जोन ने अपनी सीमाओं, पुलिस स्टेशनों और एसीपी मंडलों के समायोजन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। मध्य क्षेत्र में एबिट्स रोड और नामपल्ली पुलिस स्टेशनों को एबिट्स एसीपी डिवीजन के रूप में स्थापित किया गया है। चिकड़पल्ली और मुशीराबाद पीएस को मिलाकर चिकड़पल्ली डिवीजन बनाया गया। पुराने गांधीनगर पुलिस स्टेशन, लेक पुलिस स्टेशन और नव स्थापित दोमलगुड़ा पुलिस स्टेशन को नए गांधीनगर मंडल में मिला दिया गया है। पुराना सैफाबाद पुलिस स्टेशन और नवगठित हैदराबाद स्टेशनों को सैफाबाद एसीपी डिवीजन में मिला दिया गया है। पूर्व क्षेत्र में मौजूदा अंबरपेट और काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन को काचीगुड़ा डिवीजन में रखा गया है। लालागुड़ा और चिलकलगुड़ा के साथ नवगठित वारसीगुड़ा पुलिस स्टेशन अब से चिलकलगुड़ा डिवीजन में काम करेंगे। उस्मानिया विश्वविद्यालय के नवगठित एसीपी डिवीजन में ओयू और नल्लाकुंटा पीएस का विलय कर दिया गया। सुल्तान बाजार मंडल में अफजलगंज, सुल्तान बाजार और नारायणगुड़ा स्टेशन रखे गए हैं। उत्तरी क्षेत्र में बेगमपेट, बोयनपल्ली और नवगठित ताड़बंद पीएस को बेगमपेट एसीपी डिवीजन में रखा गया है। गोपालपुरम, तुकाराम गेट और मारेडपल्ली पुलिस स्टेशनों को तत्कालीन गोपालपुरम एसीपी डिवीजन में जारी रखा जा रहा है। पुराने मंडल महंकाली में रामगोपालपेट, महंकाली व बाजार पुलिस स्टेशन भी रखे गए थे। बोलारम, तिरुमलागिरी और कारखाना पुलिस स्टेशनों को नवगठित तिरुमलागिरी एसीपी डिवीजन में मिला दिया गया। साउथ जोन में चारमीनार, कमाठीपुरा, हुसैनी आलम स्टेशनों को चारमीनार एसीपी डिवीजन में रखा गया है। फलकनुमा, बहादुरपुरा और कालापत्थर पुलिस स्टेशनों को पुराने फलकनुमा मंडल में जारी रखा जा रहा है। मुगलपुरा, छपरीनाका और शालीबंडा स्टेशनों को नवगठित छपरीनाका डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया। मीरचौक में मीरचौक, भवानी नगर, रैन बाजार स्टेशनों में रखा गया है। लेकिन पश्चिम क्षेत्र में बंजारा हिल्स नवस्थापित मासबटाग स्टेशनों को मजबूदा बंजारा हिल्स एसीपी के अंतर्गत रखा गया है। जुबली हिल्स और फिल्म नगर के नए स्टेशनों को नवगठित जुबली हिल्स डिवीजन में मिला दिया गया है। पंजागुट्टा और नए स्टेशन रहमत नगर को पुराने पंजागुट्टा एसीपी मंडल में रखा गया है। एसआर नगर और बोराबुंडा नए पुलिस स्टेशनों को नए एसआर नगर मंडल में मिला दिया गया है। दक्षिण पूर्व में बंडलागुड़ा न्यू पुलिस स्टेशन, कंचनबाग और चंद्रायणगुट्टा पुलिस स्टेशनों को नवगठित चंद्रायणगुट्टा डिवीजन में मिला दिया गया है। संतोषनगर, मादन्नापेट और सैदाबाद पुलिस स्टेशनों को नवगठित सैदाबाद मंडल में मिला दिया गया। मलकपेट, चादरघाट और डबीरपुरा पुलिस स्टेशनों को मलकपेट डिवीजन में रखा गया है। वेस्ट में आसिफ नगर डिवीजन में आसिफ नगर, हुमायूं नगर व हबीब नगर पुलिस स्टेशन रखे गए हैं। गोशामैल एसीपी मंडल में बेगम बाजार, शाहीनाथगंज और मंगलाट को मिला दिया गया है। नवगठित टोली चौकी, गोलकोंडा और लंगर हाउस पुलिस स्टेशनों को नवगठित गोलकोंडा डिवीजन में मिला दिया गया है। नवगठित गुड्डी मलकापुर, कुलसुमापुर और टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशनों को नवगठित कुलसुमापुर डिवीजन में मिला दिया गया। जोन के लिए मजबूत महिला पुलिस स्टेशनों के साथ साथ एक नया महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है और इन सभी को जोन के लिए महिला सुरक्षा विंग में जोड़ा गया है। मौजूदा ट्रैफिक जोन के साथ ही एक नया ट्रैफिक डीसीपी 3 स्थापित किया गया है।
सिटी फोकस में आज बस इतना ही। हमें दे इजाजत, हम फिर मिलेंगे सिटी फोकस के साथ।